नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। फरवरी का आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है और देश में अगले चुनाव की चर्चा भी शुरू हो गई है। तो क्या देश का मूड वही है जो 2024 में था या फिर 2025 में देश का मूड पूरी तरह बदल गया है? क्या नरेंद्र मोदी इस वक्त सबसे ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं? राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, ये सब लोग चुनाव की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। इनकी तो खैर अभी टीम भी रेडी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में इतना जल्दी क्यों निकल पड़े हैं? मोदी ने चुनाव की तैयारी इतनी तेजी से 8 महीने पहले ही क्यों शुरू कर दी? हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार का मूड क्या कहता है? फिर असम आएगा, असम का मूड क्या कहता है? मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? जैसे ही नरेंद्र मोदी 2 दिन में 3 राज्यों की यात्रा पर निकले तो सवालों का, कयासों का और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों से ग्राउंड सर्वे कर लिया है, पब्लिक का मूड टटोल लिया है। नरेंद्र मोदी बाकी नेताओं की तरह ड्राइंग रूम में बैठकर पॉलिटिक्स नहीं करते। वो चुनाव से 8 महीने पहले ही ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं। और जो लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव कैसे जीत जाते हैं, तो वह आज ये देख लें कि मोदी एडवांस में तैयारी करके पासा कैसे पलटते हैं। मध्य प्रदेश में नाश्ता, बिहार में दोपहर का भोजन, असम में रात का भोजन, यह सिर्फ एक संयोग है या नरेंद्र मोदी का कोई नया प्लान है? क्या ब्रेकफास्ट में नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का गुणा भाग कर लिया? क्या लंच में नरेंद्र मोदी ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया? क्या डिनर में नरेंद्र मोदी ने असम की 126 विधानसभा सीटों पर जीत का इंतजाम कर लिया? क्या 24 घंटे के भीतर नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों को साध लिया? 2025 में बिहार में क्या होगा? 2026 में असम में क्या होगा? 2028 में मध्य प्रदेश में क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी ने एक झटके में रिजल्ट का हिंट दे दिया? मोदी ने ऑन कैमरा क्या ऐलान किया है? आज दुनिया का भरोसा भारत की उस 140 करोड़ जनता पर है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी को सपोर्ट कर रही है। आज का भारत 21वीं शताब्दी के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कदम उठा रहा है। अगले 3 साल में देश के 21 राज्यों में चुनाव होने हैं। 2026 में बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल। 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा, मणिपुर। 2028 में हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होने हैं। इस वक्त 21 राज्यों में से 12 राज्यों में या तो बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार है। तो क्या आने वाले चुनाव में मोदी की नजर बाकी के 9 राज्यों पर भी है? मोदी और मोदी के सियासी दुश्मनों में यही फर्क है। दिल्ली का चुनाव जीतने के 17 दिन बाद ही नरेंद्र मोदी अगले चुनाव नहीं, अगले सारे चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। 24/7 मिशन मोड में जुट गए हैं। मोदी का फोकस सिर्फ 25, 26, 27 और 28 में होने वाले अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव पर ही नहीं है। नरेंद्र मोदी तो 2025 के फरवरी महीने से ही 2029 के लोकसभा चुनाव में जीत वाले प्लान पर काम कर चुके हैं। लगातार चौथे टर्म का हिंट देने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ये काम कैसे कर रहे हैं? 2029 और उससे आगे वाले प्लान पर कैसे फुल स्पीड से बढ़ रहे हैं? यह समझने के लिए आपको मोदी के पिछले 24 घंटों की टाइमलाइन खंगालनी होगी। मोदी कहीं भी जाते हैं तो यूं ही नहीं जाते। मोदी हर जगह एक पॉलिटिकल मैसेजिंग देते हैं। एमपी, बिहार और असम, मोदी ने चंद घंटों के भीतर इन तीनों लोकेशंस पर भी एक मैसेजिंग दी है और वो मैसेज है एनडीए सरकार की कंटिन्यूटी का, जिसका जिक्र मोदी ने मंगलवार को असम में किया है। असम में चुनाव अगले साल है। मध्य प्रदेश में अभी टाइम है। मोदी का इमीडिएट फोकस बिहार पर है। बिहार में इसी साल चुनाव है।
और सबका फोकस नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी पर है। यहां तक कि विरोधियों, खासकर आरजेडी और कांग्रेस के निशाने पर भी यही दोनों है। कांग्रेस की मोदी विरोधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अब लालू की पार्टी की टाइमलाइन पर दिखने लगी है। तेजस्वी खूब पोस्टरबाजी करने लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे ऐसे आपत्तिजनक शब्दों वाली स्क्रिप्ट चिपकने लगी है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो बिहार कांग्रेस की स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, गाली गलौज वाली भाषा देख लीजिए। हर 2 लाइन में, हर दूसरे पोस्ट में मोदी और नीतीश पर टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए नॉनस्टॉप अब शब्द बिहार कांग्रेस की टाइमलाइन पर लिखे जा रहे हैं। और यह भी तय है कि ऐसी स्क्रिप्ट लिखने का ऑर्डर मोदी विरोधी इकोसिस्टम को दिल्ली से ही मिल रहा है। दिल्ली से जो लाइन भेजी जाती है, बिहार कांग्रेस वाले उसी को अपनी टाइमलाइन पर चिपका देते हैं। जो बीजेपी के साथ गया वो मरा। अब नीतीश कुमार जी को लात लगा के मारे। ये बोले कि मेरे मुख्यमंत्री हैं, ये बोले कि हम इनके नेतृत्व में लड़ेंगे। उनका एक ही काम होता है जुमलाबाजी, झूठ। अरे मोदी जी, अयोध्या को आपने गलत सनातन तरीके से इस्तेमाल किया, शंकराचार्य का शराप लगा तो आप हारे। सनातन विचारधारा को आपने इस्तेमाल किया है और शंकराचार्य को गाली दी है। आपने मेरे आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। इस बार सनातन आपको खत्म करेगा। इस बार आपको बिहार की जनता आपको दोबारा गंगा में डुबकी लगवाएगा ताकि आप लोगों का मोक्ष हो जाए। आरजेडी और कांग्रेस के निशाने पर नीतीश कुमार तो है, मगर सबसे तीखा हमला नरेंद्र मोदी पर ही हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, तो इसकी भी एक वजह है। एक सर्वे के मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के 61% वोटर्स केंद्र में मोदी सरकार के काम से पूरी तरह संतुष्ट थे। उससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार में मोदी को पसंद करने वालों का आंकड़ा 76% हो गया था। यही पैटर्न 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले के सर्वे में देखा। तब बिहार के 69% लोगों ने पीएम के लिए मोदी के नाम पर मुहर लगाई थी। और अब 2025 के बिहार चुनाव से ठीक पहले आए एक सर्वे में पता चला है कि अगर इस वक्त देश में चुनाव हो जाए तो भी बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 33 से 35 एनडीए जीत सकती है। एनडीए के खेमे में सिर्फ 5 से 6 सीटें आने के संकेत हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त भी आम जनमानस के दिलों पर राज करते हैं। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की जीत ने बिहार के लिए मोदी को बूस्टर डोज दे दिया है और इस डोज का असर बिहार विधानसभा चुनाव में दिखना तय है। एनडीए को फायदा पहुंचना तय है। देश की जनता ने निरंतरता में अगर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछली 3 बार से वो अपने वादों पर, अपनी बातों पर खरा उतर रहा है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के वादे, उनके वादों को पूरा करने की गारंटी है और यही कारण है कि आज तीसरी बार, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक ही सरकार, एक ही व्यक्ति लगातार निरंतरता में 3 बार चुनकर आ जाए। इससे पहले जब ये हुआ था, आज से लगभग 6 दशक पहले, उस वक्त परिस्थितियां अलग थी, उस वक्त विकल्प नहीं थे। इस बार तो विकल्प के लिए आपने अपने विचारधारा से समझौता करते हुए तमाम विपक्ष एक साथ आ गए, सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए। एक दूसरे को जो देख नहीं सकते अपने अपने राज्यों में, वो दल तक एक साथ आ गए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ना पंजाब में देख सकती है दिल्ली का चुनाव आमने सामने लड़ी। लेफ्ट, ममता बनर्जी, ये सब एक साथ एक मंच पर आ गए प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए। क्या हो गया? उसके बाद भी तीसरी बार जनता ने उन्हें चुना। कि आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष अपना खाता भी खोल लेना तो ये बड़ी बात होगी। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। यानी एक तरफ मोदी के सियासी विरोधी हैं जो प्रधानमंत्री पर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अटैक करने में बिजी हैं, जबकि दूसरी तरफ खुद नरेंद्र मोदी हैं जो अभी से बिहार की हर उस सीट पर मेहनत कर रहे हैं जहां पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। भागलपुर भी एक ऐसी सीट है जहां से मोदी ने एक तरह से ऑफिशियली बिहार चुनाव का आगाज कर दिया है।
2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में भागलपुर सीट पर बीजेपी को सिर्फ 1113 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तब इस सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट को 40.8% और बीजेपी के कैंडिडेट को 40.1% वोट मिले थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार मोदी बिहार को लेकर कितना सीरियस है। एनडीए ने इस बार बिहार में कम से कम 225 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। पिछले चुनाव में एनडीए 125 सीटों तक पहुंची थी। महागठबंधन या कहें कि इंडी 110 सीटों तक पहुंची थी। तब 2015 के मुकाबले बीजेपी की सीटों का ग्राफ बढ़ा था, जेडीयू का ग्राफ घटा था। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार की 40 में से 30 सीटें ही एनडीए जीत पाई थी। इंडी 9 सीटों पर पहुंच गई थी। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों मिलकर इन दिनों यही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव में मोदी 240 पर अटके, इस बार वैसा ही हाल बिहार में होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने उन नेताओं को भेजकर मोदी के खिलाफ 240 वाला यह टेप चलवा रही है, जो खुद दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी जमानत जब्त करा बैठे। उन्हीं में से एक हैं अलका लांबा। सुनिए इन्होंने बेगूसराय में क्या कहा। मैं सिर्फ यही कहूंगी, ये दिल्ली की जो भाजपा की सरकार है उसके पास अपना बहुमत नहीं है। क्या नारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का? अब की बार 400 पार। सच्चाई क्या है कि लाले पड़ गए आपको बहुमत के बैसाखियों के दम पर आपकी दिल्ली की सरकार खड़ी हुई है। और एक बिहार है, दूसरा आंध्र प्रदेश है। अगर इसी साल बिहार ने अपना हाथ खींच लिया तो सिर्फ बिहार में ही इनकी सरकार नहीं गिरेगी, दिल्ली में भी इनकी सरकार गिरना तय हो जाएगा। शुरुआत करिए इनकी यहीं से, रोकना होगा हमें इन्हें, क्योंकि लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बदलाव की तरफ देख रहे हैं। और कांग्रेस गठबंधन, मुझे पूरी उम्मीद है, ताकत के साथ इस लड़ाई को, आपकी लड़ाई को लड़ेगा। श्री राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, पूरी कांग्रेस आपको ताकत देने के लिए आपके बीच आएगी। अलका लांबा और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कहते फिर रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने जा रही है, मोदी को हराने जा रही है। मगर सच तो यह है कि बिहार में कांग्रेस कहीं है ही नहीं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 9.6% के साथ सिंगल डिजिट में था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 9.4% ही था। लेकिन दावे तो ऐसे कि पूछिए मत। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवारू कहते फिर रहे हैं 2020 की बात पुरानी हो गई, 2025 की नई कहानी लिखी जाएगी। 20 की कहानी पुरानी, 25 की कहानी अभी की कहानी। हम अपना काम करेंगे, हमारे पार्टी के साथ जो भी हमारी रणनीति है उसको पहले तय करेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। बाकी बीजेपी, प्रधानमंत्री नीतीश बाबू वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनकी निर्णय है, उस पर मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं। कांग्रेस पार्टी में दम है और जितना दमखम है हम वो बिहार में ज़रूर दिखाएंगे। एकजुट होकर ताकत के साथ लड़ेगी तो ज़रूर 2025 में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी देगी और बहुत अच्छे परिणाम भी देगी। कांग्रेस चाहे दावे कुछ भी करे, वो ग्राउंड रियलिटी नहीं बदल सकती। आज की तारीख में बिहार की ग्राउंड रियलिटी यही है कि दिल्ली में प्रचंड जीत ने बिहार में एनडीए का रास्ता करीब करीब साफ कर दिया है और उसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। पहले मोदी नीतीश ने मंच साझा किया, अब जेपी नड्डा नीतीश साथ साथ दिखे। एनडीए ने बिहार में शक्ति प्रदर्शन लॉन्च कर दिया है। बाकी इशारों में नीतीश बाबू सारी बातें बता रहे हैं। आप तो जानते हैं कि जब हम लोग आए थे तो जब हम लोगों को मौका मिला तो आप तो सब जानते ही हैं कि तो जब बिहार में मौका मिला, ये तो 2005 में न मिला है, और तो अंतिम में न नवंबर महीने में, तो उसी समय से तो हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक एक जगह पर आप जानते हैं कि हम लोगों ने देख लिया है कि पहले क्या था भाई। जब हम लोग आए थे तो इसका तो हम लोग इतना कर रहे हैं, अब पहले क्या थे, शाम के बाद कोई घरवा से बाहर जाता था है? अब आप सोचिए
कि आजकल समझ लीजिए कि रात में कितना देर तक, समझ ले 12 बजे 13 बजे तक सब लोग रात में घूमते रहते हैं, लड़का हो लड़की हो सब के सब घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं था, शाम के बाद कोई जाता नहीं था कहीं, जानते हैं कहीं रास्ता उस्ता भी था जी, चलने का कोई रास्ता था? तो सब तरफ से कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया है, सब लोग कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। और जितना ज्यादा हम लोग तो पहले आपको बता दिए कि वो लोग तो कोई काम नहीं कर रहे थे, और कहीं पर किसी का पढ़ाई उढ़ाई भी होता था तब बहुत कम बच्चा पढ़ता था, और लड़कियों को कोई थी जी। हम लोगों का तो एक ही इच्छा है कि खूब अच्छे ढंग से चलना चाहिए, और अब केंद्र का भी सहयोग मिल रहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो उससे भी और होगा। कांग्रेस और आरजेडी के नेता अभी भी यही ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि अगर बिहार में नीतीश और आंध्र में चंद्रबाबू नायडू ने मोदी का साथ छोड़ दिया तो दिल्ली में एनडीए की सरकार गिरनी तय है। मगर एनडीए एकजुट है, मजबूत है, अटूट है। इसकी झलक तो उसी दिन दिख गई थी जब दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए का पूरा कुनबा साथ साथ दिखा था। रही बात 2025 में बिहार और अगले 3 साल में 21 राज्यों में होने वाले चुनाव की, तो मोदी ने सबका प्लान अभी से रेडी कर रखा है। मोदी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हर वो राज्य पर नजर बनाए हुए हैं जहां बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं है। मोदी हर राज्य के चुनाव में फुल प्रूफ स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे, जीत वाली छलांग लगाएंगे, 29 से भी आगे जाएंगे, और मोदी ने इसका भी हिंट दे दिया। अखिलेश यादव ने आज वो बात कह दी जिसका मुद्दा महाकुंभ के बाद भी चलेगा। पिछले 2 दिनों में योगी ने खुलकर बैटिंग की। विधानसभा में अखिलेश यादव और कांग्रेस पर सीधा हमला किया। योगी ने कहा कि विरोधी महाकुंभ को बदनाम करना चाहते थे, लेकिन उनकी एक नहीं चली। महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 70 करोड़ पहुंचने वाला है। पिछले 44 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ हमले बोले हैं और अपना स्कोर इतना ऊपर ले गए जहां पहुंचने की विरोधी सोच भी नहीं सकते। 2027 को लेकर यूपी का मूड क्या है, हिंदुओं का मूड क्या है, क्या अखिलेश यादव आज भी ये बात समझ नहीं पाए? इस वक्त काउंटिंग का फाइनल राउंड चल रहा है और अखिलेश यादव बहुत पीछे छूटे दिख रहे हैं। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में समझिए। क्या योगी ने महाकुंभ के विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है? ये गिद्धों को केवल लाशी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था। वे केवल इस पे नजर लगाए थे कैसे बदनाम कर सके। क्या महाकुंभ ने योगी को 27 के संग्राम में क्लियर लीड दे दी है? प्रयागराज का महाकुंभ अब तक के सारे अनुमानों को, सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अब तक की दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल हुआ। 27 से पहले योगी 80 को जोड़ चुके, 20 को क्या हिंट दिया? हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। 45 दिन के महामेला में समापन से पहले 64 करोड़ से ज्यादा हिंदू डुबकी लगा चुके हैं। आंकड़ा 68 करोड़ के पार जाना तय है। जो भी हिंदू महाकुंभ आ रहा है वो योगी की जय जयकार कर रहा है। 27 में प्रचंड जीत का आशीर्वाद दे रहा है। महाकुंभ ने यूपी के धार्मिक पर्यटन के पंच तीर्थ स्थापित कर दिए हैं। जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, प्रयागराज, अयोध्या, काशी, मथुरा, गोरखपुर और विंध्यवासिनी तक मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। लगातार प्रयागराज के साथ साथ काशी भी और अयोध्या भी श्रद्धालु जनों से और पर्यटकों से भरी पड़ी है। हाँ, गोरखपुर भी। देखिए आज मैं इन बातों को देख रहा होता कि
एक चीज हमने देखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित करवाए और महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में पंचतीर्थ बना दिए। पहले से तीर्थ थे लेकिन उसको देश और दुनिया के साथ जोड़ने का काम किया। प्रयागराज तो है ही, प्रयागराज के साथ साथ काशी भी, अयोध्या भी, गोरखपुर भी और मथुरा वृंदावन में भी उसी प्रकार का जमावड़ा है। यह है नया उत्तर प्रदेश। हिंदुओं की इस भीड़ को देखकर विरोधी डर गए हैं, लिहाजा महाकुंभ शुरू होने के एक हफ्ते बाद ही विरोधियों ने योगी के खिलाफ नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। योगी के विरोधी महाकुंभ में कमियां गिनाने में जुट गए। अखिलेश ने 144 साल बाद महाकुंभ के दावे को गलत बताया। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दिया। लालू ने महाकुंभ के महामेला को फालतू आयोजन करार दिया। कांग्रेस के खड़गे ने कहा कि महाकुंभ जाने से गरीबी नहीं हटती, लेकिन मेला में रेला कम नहीं हुआ, बढ़ता चला गया। सनातन एकता तोड़ने के तमाम नैरेटिव औंधे मुंह गिर गए। योगी का महाकुंभ सुपरहिट हो गया। सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला है। गिद्धों को केवल लाशें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान लोगों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली। मृत्यु का इंतजार करने वालों को मृत्यु भी मिली और भारत की मृत्युंजय की कामना करने वालों के लिए मृत्युंजय महाकुंभ के भी दर्शन उन्हें वहां पर हुए हैं। मतलब सबने अपने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति और वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता वामपंथियों और समाजवादियों को नजर नहीं आई, लेकिन पर्यटकों को पहुंचने में परेशानी हो गई, यह जरूर नजर आ गया। यूपी में अखिलेश की सीधी टक्कर योगी से है, लिहाजा महाकुंभ पर सबसे ज्यादा सवाल उन्होंने ही उठाए। योगी की बातों को अब अखिलेश ने पर्सनल ले लिया है। अखिलेश योगी की भगवा ड्रेस पर हमला कर रहे हैं। योगी की तुलना रावण से कर रहे हैं। सीता हरण का प्रसंग देकर योगी से निजी खुन्नस निकाल रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी अखिलेश सनातन आस्था पर सवाल उठाते रहे हैं। राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का पाप उनकी पार्टी के खाते में दर्ज है। राम मंदिर से अब तक दूरी बनाकर रखी है। संभल के दंगाइयों का खुलेआम सपोर्ट करना और पुलिस पर टारगेट करना, यह समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है, लेकिन यह आदत 2027 में उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। क्या भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं जो कि जब रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार भाषा बहुत खराब हो गई है, अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं।
योगी इन हमलों से बेफिक्र हिंदुओं के सबसे बड़े मेले को सफल बनाने में लगे रहे। आखिर में महाकुंभ से लेकर अयोध्या, काशी तक हिंदुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ ने विरोधियों के एजेंडे की पराजय तय कर दी और 27 में योगी की महाविजय का मार्ग करीब करीब निष्कंटक कर दिया। पिछले 1.5 महीने में वामपंथियों और समाजवादियों की बाल खंगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं उनको दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा उनकी बजबजाती वाल पर दोषी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी, सेकुलर, इस्लामिक स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते ही नजर आएंगे। हर बार उनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। महाकुंभ से योगी ने प्रयागराज मंडल, अवध मंडल, वाराणसी मंडल, ब्रज मंडल चारों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। योगी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 2027 में अपनी जीत का ऐलान अभी से कर दिया है। हालांकि विरोधी इसे मानेंगे नहीं। राजनीति में कोई नतीजों से पहले हार भी नहीं मानता। अखिलेश और उनकी पार्टी महाकुंभ में 45 करोड़ हिंदुओं के आने की बात नहीं मानती थी। ठीक उसी तरह 2017 से पहले अयोध्या में राम मंदिर की बात भी नहीं मानती थी। बाद में वो खुद डुबकी लगाए। लेकिन अंग्रेजी का विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता सदन माता प्रसाद पांडे अब कह रहे हैं कि वो पहले सनातनी है और बाद में समाजवादी। यही योगी की जीत है और विरोधियों की हार है। विपक्ष शुरू से इसको उपहास उड़ाता रहा है। क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे? क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा? क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे? हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा, क्या आप चिंता कर रहे हैं? हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए। यह उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। कल विधानसभा में नेता विरोधी दल वे तो अंततः कह ही पड़े कि भाई मैं समाजवादी, बाद में पहले सनातनी हूं। तो यह भी उनकी स्वीकृति को ही प्रमाणित करता है। योगी के विरोधियों ने महाकुंभ को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी गंगा के पानी को दूषित बताया, कभी मेला स्थल में सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाया, कभी कहा इंतजाम ठीक नहीं है, कभी कहा पीपा पुल और रोड ठीक से नहीं बनाए, कभी कहा क्राउड मैनेजमेंट के इंतजाम ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सारी कोशिश इस बात पर थी कि किसी तरह हिंदू वोटरों के बीच योगी की क्रेडिट खराब कर दी जाए, लेकिन हुआ उल्टा। महाकुंभ से योगी की क्रेडिट और रेटिंग पहले से ज्यादा बढ़ गई। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आचरण इस देश से था वह, या कांग्रेस का जो आचरण था वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन आप बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मत लड़िए भारत से, ये देश आपका भी है। जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका भी है। भारत के महापुरुषों के प्रति इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी मत करिए। आज आपका स्वार्थ आया तो आप संविधान की प्रति लेके घूम रहे हैं, लेकिन जब कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदलने की बात आई, आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण हटा करके उसको केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज कर दिया। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश के तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स की भी बखिया उधेड़ दी।
योगी ने कहा अखिलेश को अकबर का किला याद है, अक्षय वट याद नहीं है, उन्हें सरस्वती कूप याद नहीं है, उन्हें मुगलों की निशानी याद है, सनातन की निशानियां याद नहीं है। इन्होंने जो कॉरिडोर बनाए गए प्रयागराज में, अक्षय वट कॉरिडोर, इनके नेता कहते हैं वो अकबर का किला है। अक्षय वट पहले से है या किला पहले से है? अक्षय वट है। अक्षय वट की अगर आप चर्चा करेंगे तो वेदों में उसकी चर्चा होती है, पुराणों में उसकी चर्चा होती है, प्राचीन ग्रंथों में उसकी चर्चा होती है। अकबर का कालखंड कितने समय हुए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये अकबर का किला है। सरस्वती कूप है वहां। सरस्वती कूप के बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी बहती है वहां। अब दृष्टिकोण तो देखो ना, क्योंकि कभी देखे नहीं। अगर अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण सरकार ने किया, इनको अब पैसा फालतू लगता है। सरस्वती कूप का कॉरिडोर का निर्माण किया तो ये इनको फालतू लगता है। वह लेटे हुए हनुमान जी जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, अगर वह कॉरिडोर का निर्माण किया तो इनको एक पैसा फालतू लगता है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का कॉरिडोर बनाया, भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करके कॉरिडोर बनाए तो इनको एक फालतू पैसा लगता है। महर्षि भारद्वाज का कॉरिडोर बनाए तो इनको पैसे फालतू बेकार लगता है। अगर हमारी सरकार महाराज सोहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाती है, विजय स्मारक बनाती, तो इनको बेकार लगता है। अखिलेश और राहुल जिस मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन विरोधी रणनीति पर चलते हैं, योगी ने उस वोट बैंक को भी अपने साथ जोड़ने के कदम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि वो समझे कि कौन उनके बच्चों को कठमुल्ला बनाकर वोट बैंक पर कब्जा करना चाहता है और कौन उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनाना चाहता है। योगी का मैसेज मुस्लिम समाज में उन लोगों तक पहुंच गया है जो तरक्की की राह में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की भावना है उनके प्रति, लेकिन हमारी दुर्भावना नहीं है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ, वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं, उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे। लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी, जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है, वे वहां तक जाएं, लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। और यह हर व्यक्ति ले सके, इसके लिए सरकार आगे बढ़ा रही है। और मैं उन मासूम बच्चों की बात कर रहा था। सनातन आस्था का सवाल जब जब उठा है, बीजेपी को बार बार फायदा हुआ है। मिल्कीपुर में इसका नतीजा अखिलेश भुगत चुके हैं। योगी ने सनातन वोट बैंक से अखिलेश के पीडीए को ध्वस्त कर दिया है। फिर भी अखिलेश अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए 2027 में योगी को हराने की हुंकार भर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, आचमन तो भूल जाइए। तो सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही थी। मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर वाली सरकार है। इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे टकरा रहे हैं, और जनता भी इंतजार कर रही है कि इस बार इनके पास जब चुनाव होगा, सूखे पत्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा।
समाजवादी पार्टी की तरह कांग्रेस भी सनातन को लेकर कंफ्यूजन में है। राहुल और प्रियंका गांधी ने राम मंदिर की तरह महाकुंभ से दूरी बनाकर रखी, लेकिन हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी डुबकी लगा चुके हैं। प्रमोद तिवारी और अजय राय ने भी डुबकी लगा ली है। महाकुंभ आस्था और विश्वास का संगम है और हिंदुस्तान की संस्कृति का एक प्रचारक है। इस देश में आस्था और विश्वास के संगम में हम सब लोगों को महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिला। सनातन की जो फोर्स महाकुंभ और अयोध्या, काशी, मथुरा में दिखी है, उससे तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां समझ नहीं पा रही कि राजनीति के इस गेम में कैसे खुद को बचाए रखें। अब उनके सामने हार जीत से बड़ा सवाल एग्जिस्टेंस का है।